हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के वर्मा, सेठ रामेश्वर लाल शहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा आपके साथ पिछली कक्षा में संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातुओं के शंकुल यौगिकों के लिए लेकर आया था। उसी क्रम में हमने उसके पॉइंट्स पढ़े थे कि जो वैलेंस बाउंड थ्योरी है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे जिनकी हम व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व तथा ज्यामिति की व्याख्या हम कुछ और एग्जांपल्स की करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड मैग्नेटिज्म एंड जियोमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें एक एग्जांपल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और आज दूसरा एग्जांपल है K3FeCN6। K3FeCN6 इसको पोटेशियम फेरी साइनाइड भी कहते हैं और K4FeCN6 को पोटेशियम फेरो साइनाइड कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि पोटेशियम फेरो साइनाइड में जो आयरन केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और यहाँ पे पोटेशियम फेरी साइनाइड में जो केंद्रीय धातु आयरन है उसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम देखें कि इसमें जो केंद्रीय धातु है वो आयरन है जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में होते हैं और 4p कक्षक इसका रिक्त होता है। अब जब इस आयरन से उदासीन आयरन परमाणु से एक आयरन आयन बनेगा जिसका ऑक्सीकरण अंक +3 है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के इससे कंप्लीटली निकल जाने के पश्चात Fe3+ आयन बनेगा। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4s कक्षक में से बाहर निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में से बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से Fe3+ आयन बनेगा जिसमें 3d कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और पांचों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब इसमें संकुल बनाने के लिए इसके साथ 6 साइनाइड आयन आएंगे। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि साइनाइड आयन है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन कर देंगे, क्योंकि ये एक तीव्र लिगेंड होता है और तीव्र लिगेंड के धातु आयन के संपर्क में आने से इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है कि डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इससे इस युग्मन के फलस्वरूप क्या होगा कि जो दो डी एक्स कक्षक हैं dx² - y² और dz², ये रिक्त हो जाते हैं और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर dxy और dyz कक्षक में चले जाते हैं और 4s कक्षक रिक्त है और 4p कक्षक भी रिक्त है। अब इस स्थिति में dsp2 संकरण होगा। इस dsp2 संकरण की वजह से जो 6 संकृत कक्षक बनेंगे, रिक्त संकृत कक्षक। इन 6 रिक्त संकृत कक्षकों में 6 साइनाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और उप सहसंयोजक बंध बना लेंगे। इस उप सहसंयोजक बंध के कारण जो ज्यामिति बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे संकरण कौन सा हुआ है D2sp3। तो इस D2sp3 संकरण के कारण जो ज्यामिति बन रही है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु आयन है Fe3+ के रूप में, उसके डी कक्षकों के पास दो डी कक्षकों में जो असंकृत डी कक्षक हैं उनमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और एक कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी इस संकुल के पास असंकृत डी कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यही एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है तो इसका जो व्यवहार है
चुंबकीय व्यवहार वो अनुचुंबकीय होगा। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो डी कक्षक काम में आए हैं वो n-1 डी कक्षक आए हैं, यानी इसका जो मुख्य कोश है वो 4 है, लेकिन जो डी कक्षक जो काम में आए हैं संकरण के लिए ये n-1 यानी 3D कक्षक इसमें काम आए हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है इस कॉम्प्लेक्स का वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आंतरिक कक्षक काम में आए हैं। अब यहाँ पे ये आंतरिक कक्षक काम में लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयर हुई है, युग्मन हुआ है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर ये पेयरिंग नहीं होती तो और ज़्यादा संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते। तो क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हुआ है तो इसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन था पोटेशियम फेरी साइनाइड की। Geometry octahedral hybridization D2sp3, magnetic behavior paramagnetic due to presence of one unpaired electron and inner orbital complex spin paired complex। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है K3FeF6 यानी पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट, पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड। यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन है आयरन ही है, ठीक है। तो इस आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है इस संकुल के लिए वो है +3, और +3 के लिए जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे 4s कक्षक से और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d कक्षक से। तो Fe3+ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन आयन का, उसमें d कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका 4s कक्षक रिक्त है और 4p कक्षक भी रिक्त है और 4d कक्षक भी रिक्त है। अब इसमें जो संकरण होगा कौन सा संकरण होगा, और इसके लिए दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अब चूंकि यह एक उच्च चक्रण संकुल का उदाहरण है, इसमें आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, और इसका सूत्र देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसकी तुलना K3FeCN6 से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही संकुलों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और डी कक्षकों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है। तो जिसमें Fe3+ आयन के साथ Cn लिगैंड के स्थान पर आयरन लिगैंड उपसंयोजक बंध बना रहे हैं। ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों संकुल होगा, यानी K3FeCN6 में और K3FeF6 कॉम्प्लेक्स में, तो केवल अंतर किसका है, एक संकुल में फ्लोरीन लिगैंड के रूप में है और एक संकुल में साइनाइड आयन लिगैंड के रूप में है और एक में फ्लोराइड आयन लिगैंड के रूप में है। लेकिन इन दोनों संकुलों में बहुत अंतर है जो इनके चुंबकीय गुणों से ज्ञात होता है। संकुल पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का चुंबकीय आघूर्ण है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप होता है, जबकि पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट का जो चुंबकीय आघूर्ण है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुरूप होता है। और ये हम जानते हैं कि Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 ही होती है, लेकिन जब इसके संपर्क में साइनाइड जैसे प्रबल लिगैंड आते हैं तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इसके विपरीत Fe3+ आयन के संपर्क में यदि फ्लोराइड आयन जो कि एक दुर्बल लिगैंड है आए तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में आयरन परमाणु 4d कक्षकों के उपयोग से sp3d2 संकरण करके अष्टफल के आकार में 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, जो कि 6 फ्लोराइड आयनों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके FeCN6 3- जैसी अष्टफल की आकृति में श्रृंखल आयन FeF6 3- का निर्माण करते हैं। यानी दोनों जो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं उनमें अंतर किसमें है कि एक में जो हेक्सासाइनोफेरेट था
उसमें लिगेंड है वो साइनाइड आयन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर देता है। लेकिन K3FeF6 में जो लिगेंड है वो है क्लोराइड आयन, जो दुर्बल लिगेंड है, वो इनका युग्मन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से संकरण के लिए आवश्यक डी कक्षक Nd 4D काम में लिए जाते हैं। और इस sp3 संकरण की वजह से अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। तो इस प्रकार के संकुलों में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नेचर जो इसका होगा मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स। और इस संकुल के निर्माण के लिए जो संकरण हुआ उस संकरण में आउटर ऑर्बिटल काम में लिए गए हैं। आउटर का मतलब 4D कक्षक काम में लिए गए हैं। तो चौथे कक्षक कोष के कक्षक काम में आए हैं जो इसका आउटर ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और चूंकि यहाँ पे स्पिन का पेयरिंग नहीं हुआ है, सभी 5 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन फ्री है, इसको स्पिन फ्री या चक्रण मुक्त संकुल भी बोलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन हुआ इसकी जियोमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है कोबाल्ट। और इसके लिए इसका ऑक्सीकरण अंक है +2। कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है वो 27 होता है, 27। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में डी कक्षकों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो 4p कक्षक है वो रिक्त होता है और उसका 4d कक्षक भी रिक्त होता है। जब कोबाल्ट के उदासीन परमाणु से कोबाल्ट +2 धनायन बनता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से उत्तेजित होकर बाहर निकल जाते हैं। डी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 होता है। अतः इनमें हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने के पश्चात भी D2sp3 संकरण की संभावना नहीं रहती। यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके पेयर हो सकता है। तो इस पेयरिंग के पश्चात भी 2 कक्षक रिक्त नहीं बचते हैं क्योंकि एक कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे D2sp3 संकरण की कोई संभावनाएं नहीं है। तो इसलिए ये इनर डी ऑर्बिटल संकरण के लिए काम में नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि गुणों के आधार पर यह एक निम्न चक्रण संकुल या लो स्पिन संकुल है, अतः इसके लिए पोलिग ने यह स्पष्टीकरण दिया कि एक 3D इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4D कक्षक के पास चला जाता है, जिससे 2 3D कक्षक रिक्त हो जाते हैं और D2sp3 संकरण हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का तो इसमें पेयरिंग हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 4D कक्षकों में चला जाएगा, जिससे संकरण के लिए पर्याप्त संख्या में डी कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। अतः इसके लिए पोलिग ने यह स्पष्टीकरण दिया कि एक 3D इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4D कक्षक के पास चला जाता है, जिससे 2 3D कक्षक रिक्त हो जाते हैं और D2sp3 संकरण हो जाता है। इस संकुल का व्यवहार प्रबल अपचायक यानी स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट का इसका व्यवहार होता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट +2 के जो 4D कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही अणु से पृथक हो जाता है। तो इसमें जो Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमोनिया लिगेंड की वजह से इस तरह का होगा। 2 रिक्त कक्षक इसमें रहेंगे और जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे इसमें 4D कक्षकों में चला जाता है और D2sp3 संकरण हो जाता है। अब इस D2sp3 संकरण की वजह से 6
संकृत कक्षक बनेंगे समान ऊर्जा समान आकृति के, जिनमें 6 अमोनिया लिगेंड इसमें अपने लोन पेयर को डोनेट कर देंगे और उपसंयोजक बंध बनाएंगे। अब इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के पास 3D कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जो पेयर्ड हैं, और डी कक्षकों में 4D कक्षक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि यहाँ पे संकरण क्या हुआ है D2sp3, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्यामिति बनेगी ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की है, और यहाँ पे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर रहेगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। और चूंकि इसमें संकरण में आंतरिक डी कक्षक n-1 डी कक्षकों का उपयोग हुआ है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और इस संकरण की वजह से इसके जो डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का है वो पेयर हुआ है, तो ये स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब एक्सप्लेनेशन था हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टेट्राएमीन निकिल सेकेंड सल्फेट। इस एग्जांपल में हम देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, तो इस निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फेट के ऊपर -2 ऋणावेश होता है, और -2 इस पर ऋणावेश है, तो इसका मतलब है कि इस जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसके ऊपर +2 धनावेश है, और यहाँ पे जो लिगेंड के रूप में है वो अमोनिया है, तो अमोनिया एक उदासीन लिगेंड होता है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जो आवेश होगा वो प्योरली इस निकिल के कारण ही होगा। ओके, अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, तो निकिल जो 28 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है, यानी इसके d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि प्रथम 2 डी कक्षक हैं, प्रथम 3 जो डी कक्षक हैं DXY, DYZ और DZX, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जिनका चक्रण विपरीत है, और शेष 2 कक्षक हैं DX² - Y² और DZ², इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब निकिल +2 आयन बनेगा तो इस 4s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल जाएंगे। अब क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकिल का 4 है, तो इस 4 कोऑर्डिनेशन के लिए 2 प्रकार की इसमें संभावनाएं बन सकती हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर के लिए और एक चतुष्फल के लिए। स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतल के लिए इसकी संकरण की आवश्यकता होगी DsP2, और चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए संकरण की आवश्यकता होगी sp3। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू से देखें तो इसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है, क्योंकि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, जब इसमें sp3 संकरण होता है। तो इस sp3 संकरण के कारण जो इसके 4s और 4p कक्षकों में हो रहे हैं, 4 संकृत कक्षक बनेंगे समान ऊर्जा के समान आकृति के, जिनमें 4 अमोनिया लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करके उपसंयोजक बंध बनाएंगे, और इसके कारण जो ज्यामिति बनेगी, लिगेंड बनेगा, संकुल की जो ज्यामिति बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी, और इस स्थिति में इसके पास इस कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेचर में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, ये देखिए इसमें DX² - Y² और DZ² जो d को ऑर्बिटल्स है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन। इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो चुंबकीय व्यवहार पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, चतुष्फलकीय। संकरण क्या हो गया sp3, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स की भी हम व्याख्या कर सकते हैं। और जब भी मैं
लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।